हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेड थियरीज पार्ट 2। हमारे वीडियो के पीडीएफ्स डाउनलोड करने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको पेमेंट करना होगा ₹365 पर ईयर का। आप हमें फ़ोनपे, गूगल पे या किसी भी अदर यूपीआई प्लेटफॉर्म द्वारा दिए गए नंबर 7317240017 इस पर पेमेंट करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी की पेमेंट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप उसे वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड थियरीज़ के बारे में। ट्रेड थियरीज़ दो तरीके की हैं, ट्रेडिशनल थियरीज़ और मॉडर्न थियरीज़। ट्रेडिशनल थियरीज़ में 4 थियरीज़ हैं: मर्केंटिलिज्म, एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज और फैक्टर एंडोमेंट थियरी। मॉडर्न थियरीज़ में भी 4 थियरीज़ हैं: कंट्री सिमिलैरिटी थियरी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थियरी, न्यू ट्रेड थियरी और नेशनल कम्पिटिटिव एडवांटेज थियरी। ट्रेडिशनल थियरीज़ को हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम मॉडर्न थियरीज़ को डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मॉडर्न थ्योरी है कंट्री सिमिलैरिटी थियरी। इसे दिया है स्टीफन बी लिंडर ने 1961 में। ये एक स्वीडिश इकोनॉमिस्ट हैं। ये जो थियरी है ये अपोजिट है हेक्सचर और ओहलिन की थ्योरी की। हेक्सचर ओहलिन थ्योरी को हम फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी कॉन्ट्राडिक्ट करती है फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी को। फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी में बताया गया है कि एक कंट्री को उन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए जिनको बनाने में जो लोकली अवेलेबल फैक्टर्स हैं, जो ज़्यादा मात्रा में उसके पास है, वो लगे हों। यानी कि ऐसा प्रोडक्ट जिसे बनाने में लोकली अवेलेबल फैक्टर्स का यूज़ किया गया हो, उसे एक्सपोर्ट करना चाहिए। और ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको बनाने के लिए जिन फैक्टर्स की ज़रूरत है वो लोकली अवेलेबल नहीं है या स्कैर्स हैं, कम मात्रा में अवेलेबल हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट करना चाहिए। अब कंट्री सिमिलैरिटी थियरी में स्टीफन बी लिंडर ने इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड के कॉन्सेप्ट को बताया है। इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड का मतलब है कि यहाँ पर जो दो कंट्रीज़ हैं वो जो ट्रेड कर रही हैं वो सिमिलर होनी चाहिए। यानी जो सिमिलर कंट्रीज़ हैं उन्हें आपस में ट्रेड करना चाहिए विथ सम डिफ्रेंसिएशन। जो भी प्रोडक्ट को वो ट्रेड कर रहे हैं उसमें कुछ डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए। इसे हम इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड कहते हैं। सिमिलर कंट्रीज़ का यहाँ पे मतलब है कि ऐसी कंट्रीज जो सेम हो या जिनका डिमांड स्ट्रक्चर सेम हो। अगर डिमांड स्ट्रक्चर सेम है तो ऐसी जगह पे या ऐसी कंट्रीज़ में जो गुड्स हैं, सेम गुड्स की डिमांड की जाती है कंज्यूमर्स और इन्वेस्टर्स के द्वारा। तो इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड में सिमिलर कंट्रीज़ जो होंगी, एक जैसी जो कंट्रीज़ हैं, यानी जिनकी डिमांड स्ट्रक्चर सेम है, जिनकी कंडीशन सेम है, जहाँ पर सेम तरीके के फैक्टर्स अवेलेबल हैं, ऐसी कंट्रीज़ को इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड करना चाहिए और इनके प्रोडक्ट में आपस में कुछ डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए। और ऐसी कंट्रीज़ जो सिमिलर नहीं हैं, एक दूसरे से बहुत अलग हैं, उनकी कंडीशंस बहुत अलग हैं, डिमांड स्ट्रक्चर बहुत अलग है, जो फैक्टर्स अवेलेबिलिटी है वो भी बहुत अलग है, ऐसी कंट्रीज़ को इंटर इंडस्ट्री ट्रेड करना चाहिए। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड में मान लीजिए दो कंट्रीज़ हैं, जापान और अमेरिका। इन दोनों के पास ऐसे फैक्टर्स अवेलेबल हैं जहां जिससे ये कार को मैन्युफैक्चर करती हैं, और इन दोनों कंट्रीज़ में कार की डिमांड बहुत ज़्यादा है। जापान और अमेरिका को आपस में इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड करना चाहिए, यानी कि सेम तरीके के प्रोडक्ट को सेम तरीके की इंडस्ट्री में इनको ट्रेड करना चाहिए। यानी जापान में टोयोटा और अमेरिका की कार है टेस्ला। अब जापान को यहाँ पर टोयोटा एक्सपोर्ट करनी चाहिए और अमेरिका को और जापान में टेस्ला को एक्सपोर्ट करना चाहिए। यानी ये क्या है, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड है। एक तरीके की गुड्स में ये दोनों कंट्रीज़ डील करती हैं, तो इनको आपस में इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इसका अपोजिट है इंटर इंडस्ट्री ट्रेड। यहाँ पर दो कंट्रीज़ जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, सिमिलर नहीं हैं, जहाँ का डिमांड स्ट्रक्चर जिन कंट्रीज़ का बिल्कुल अलग है, जो कंडीशंस है वो बहुत अलग है, इन्हें इंटर इंडस्ट्री ट्रेड करना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर अमेरिका में कार और इंडिया में स्पाइसेस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो अमेरिका को इंडिया को कार्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए और इंडिया को स्पाइसेस एक्सपोर्ट करने चाहिए अमेरिका को। तो ये क्या है, इंटर इंडस्ट्री ट्रेड है, जहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे से बहुत अलग हैं। तो ऐसी कंट्रीज़ में इंटर इंडस्ट्री ट्रेड होना चाहिए, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स को इनको ट्रेड करना चाहिए जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो। नेक्स्ट है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थियरी। ये दिया है रेमंड वर्नॉन ने 1960s के दौरान। यहाँ पे हम बात करेंगे ऐसे प्रोडक्ट्स की जो टेक्नोलॉजी बेस्ड होंगे। जैसे कि नाम में ही आपको बताया गया है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थियरी। तो कोई भी प्रोडक्ट हो, इससे एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के द्वारा गुजरना पड़ता है। एक लाइफ साइकिल होती है, जैसे एक व्यक्ति की लाइफ साइकिल होती है, बच्चा पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, धीरे धीरे अडल्ट होता है और उसके बाद फिर
वो बूढ़ा होता है। तो ये एक तरीके क्या है, लाइफ साइकिल है एक व्यक्ति की। उसी तरह प्रोडक्ट की भी, जो प्रोडक्ट लॉन्च किए जाते हैं उनकी भी एक लाइफ साइकिल होती है। जब कोई कंट्री सबसे पहली बार कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसे हम इनोवेटर के नाम से जानते हैं। यानी मान लीजिए अमेरिका ने पहली बार आईफोन लॉन्च किया तो अमेरिका क्या है, आईफोन का इनोवेटर है। और जब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जब ये साइकिल एंड होती है तो जो इनोवेटर होगा ये इंपोर्टर बन जाएगा। ये कैसे होगा, इसे हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की शुरुआत होती है इंट्रोडक्शन से, इसके बाद ग्रोथ की स्टेज आती है, फिर मैच्योरिटी की, फिर डिक्लाइन की। यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं ब्लैकबेरी का। ब्लैकबेरी जो फ़ोन्स बनाती है, सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन स्टेज है। जब ब्लैकबेरी फ़ोन को इंट्रोड्यूस किया गया होगा, नया टेक्नोलॉजी आई होगी पहली बार, ये क्या है, इंट्रोडक्शन स्टेज है कि एक नया प्रोडक्ट का इनोवेशन हुआ। अब धीरे धीरे ये क्या होता है, ग्रोथ स्टेज में जाती है, जहाँ पे डिमांड बढ़ने लगती है प्रोडक्ट की और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगता है प्रोडक्ट्स का। इसे हम क्या कहेंगे कि ये ग्रोथ स्टेज में है। नेक्स्ट है मैच्योरिटी। इसे हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ये स्टेज होता है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाती है। इसके बाद लास्ट स्टेज आता है इसमें डिक्लाइन का। डिक्लाइन एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है अब उसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, यानी कि बहुत सारे लोग उस तरीके के प्रोडक्ट को बना रहे हैं। अगर ये जो कंपनी ऑलरेडी है ब्लैकबेरी, इसने अगर कोई नया इनोवेशन अपने प्रोडक्ट में नहीं किया है, नए चेंजेस नहीं लाए हैं, या फिर हम कह सकते हैं जिस तरीके के टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं उस अकॉर्डिंग अगर ये अपने प्रोडक्ट को चेंज नहीं करती है तो ये डिक्लाइन की स्टेज में आ जाएगी। यानी कि कोई भी इस प्रोडक्ट को नहीं खरीदना चाहेगा, क्योंकि मार्केट में बेटर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, कम प्राइस पर अवेलेबल हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो ये 4 स्टेजेस से कोई भी प्रोडक्ट होके गुजरता है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और उसके बाद डिक्लाइन। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थियोरी के बारे में। यहाँ पर 3 स्टेजेस में से बांटा गया है। पहला है न्यू प्रोडक्ट, दूसरा है मैच्योरिंग प्रोडक्ट और तीसरा है स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे जो इनोवेटर होता है, यानी कि कोई कंट्री जिसने पहली बार कोई टेक्नोलॉजी बनाई, कोई टेक्नोलॉजी लेके आया। यहाँ पे हम आईफोन का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। मान लीजिए अमेरिका है, इसने सबसे पहले आईफोन बनाया। अब ये नया प्रोडक्ट है जो कि इसने लॉन्च किया। जब भी देखिए कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, जनरली कोई इनोवेटर होता है तो वो डेवलप्ड कंट्रीज से रिलेटेड होता है। इसका कारण ये है कि जब कोई नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, बहुत महंगी होती है, जो ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ ही अफोर्ड कर पाती हैं। तो मान के चलते हैं हम यहाँ पे अमेरिका ने आईफोन बनाना शुरू किया, ये इनोवेटर है, नई टेक्नोलॉजी लेके आया नया। अब ये क्या करेगा, अपनी कंट्री में अपने प्रोडक्ट को सेल करेगा, लोगों तक पहुंचाएगा। धीरे धीरे जब नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, इसके बाद ये चला जाता है मैच्योरिंग प्रोडक्ट में, यानी मैच्योरिंग स्टेज पे चला जाता है। मैच्योरिंग स्टेज में क्या होता है कि धीरे धीरे जब आप अपनी कंट्री में जहाँ किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, जैसे अमेरिका ने अपने यहाँ लॉन्च किया प्रोडक्ट को, अब उसके यहाँ लोगों के पास ये प्रोडक्ट चला गया। अब धीरे धीरे ये बात क्या होती है, और लोगों तक पहुँचती है, और कंट्रीज़ में इस प्रोडक्ट के बारे में, नया इनोवेशन इसके बारे में लोगों को पता चलता है। तो यहाँ पे ये मैच्योरिंग स्टेज में होगा। यहाँ पे क्या होगा कि अमेरिका एक्सपोर्ट करेगा, जो आईफोन से उसे एक्सपोर्ट करेगा। यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए स्विट्ज़रलैंड को। यहाँ पर भी आप ध्यान रखेंगे कि जनरली डेवलप्ड कंट्री में ही एक्सपोर्ट होता है स्टार्टिंग में, मैच्योरिंग स्टेज में। यहाँ पर क्या है, मैच्योरिंग प्रोडक्ट के स्टेज में अब अमेरिका क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा आईफोन्स को स्विट्ज़रलैंड में। यानी अब धीमे धीमे क्या हो रहा है कि जो न्यू प्रोडक्ट है इसकी डिमांड धीमे धीमे बढ़ रही है और भी कंट्रीज़ में पहुंच रही है। अब यहाँ पे कंट्री क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी ताकि जो डिमांड हो रही है और भी कंट्रीज़ में उसे वो पूरा कर सके। नेक्स्ट स्टेज आता है स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट का स्टेज। यानी यहाँ पर क्या है कि प्रोडक्ट अब हर कंट्री में इसकी डिमांड है, वर्ल्ड की ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ में इस प्रोडक्ट की डिमांड है। ये एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बन चुका है। मैच्योरिंग स्टेज में हमने क्या देखा कि कुछ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो उस प्रोडक्ट की डिमांड कर रही हैं। जब ये प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी सबके लिए अवेलेबल हो सकता है, सारी कंट्रीज़ चाहे वो डेवलपिंग हो चाहे वो डेवलप्ड हो, वो अब इस प्रोडक्ट की डिमांड करेंगी। अब यहाँ जब स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट के स्टेज में पहुँच जाता है कोई प्रोडक्ट,
तो अब अमेरिका अगर एक्सपोर्ट करता है, अपनी कंट्री में आईफोन बनाए और उससे अगर उसे हर जगह एक्सपोर्ट करना हो तो ये इसके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा, कि कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगेगी, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग दिशाओं में कंट्रीज़ हैं, तो एक्सपोर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस आएंगे। तो यहाँ पे कंट्री क्या करती है, ऐसी जनरली डेवलपिंग कंट्रीज़ को सर्च करती है जहाँ पे फैक्टर्स अवेलेबल हों और कम से कम कॉस्ट में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जा सके। तो अब अमेरिका क्या करेगा, फॉर एग्जांपल इंडिया में अपना प्लांट सेटअप करेगा और यहाँ इंडिया में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा, यानी जो आईफोन्स हैं अब वो इंडिया में प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि जो फैक्टर्स हैं वो लोकली अवेलेबल हैं, कम कॉस्ट पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर अब इंडिया में प्रोडक्शन करेगा और इसके बाद क्या करेगा कि अपनी कंट्री में इंपोर्ट करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले अमेरिका क्या था, इनोवेटर था। इसने प्रोडक्ट को इनोवेट किया, प्रोडक्ट को बनाया, स्टार्टिंग में एक्सपोर्ट किया। अब जब थर्ड स्टेज में पहुंच जाता है तो यहाँ पर ये अपने यहाँ प्रोडक्शन नहीं करेगा, बल्कि दूसरी किसी कंट्री में प्रोडक्शन करेगा जहाँ पर उसको कम कॉस्ट लग रहा हो और वहाँ से फिर अपने यहाँ इंपोर्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो कंट्री सबसे पहले स्टार्टिंग में इनोवेटर थी, एक्सपोर्टर थी, वो थर्ड स्टेज के बाद क्या बन जाती है, इंपोर्टर बन जाती है। यही बताया गया है आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी में। नेक्स्ट थ्योरी है द न्यू ट्रेड थ्योरी। ये दिया है पॉल क्रुगमैन ने 1980 में। अब ये थियरी क्या करती है, कुछ नेसेसरी फैक्टर्स के बारे में बताती है। जो भी थियरीज हमने इसके पहले पढ़ी हैं, चाहे कंपैरेटिव एडवांटेज हो, चाहे एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरीज हो, ये जो थियरीज हैं, जो ट्रेडिशनल थियरीज हैं, ये जनरली प्रोडक्शन पर बेस्ड हैं। अब यहाँ जो न्यू ट्रेड थियरी है ये कुछ फैक्टर्स की बात करती है कि अगर ये कुछ नेसेसरी फैक्टर्स एक कंट्री के पास हैं तो वो एक्सपोर्टर बन सकती है। कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, यहाँ पे 3 फैक्टर्स की बात कही गई है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और फर्स्ट मूवर एडवांटेज की। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है कि जब कोई कंपनी किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में बहुत बेहतर हो जाती है, अच्छी हो जाती है, यानी एफिशिएंट बन जाती है, तो उसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है। यानी कि अब क्या होता है कि जो उसकी कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि जब ज़्यादा प्रोडक्शन की जा रही है तो जो कॉस्ट है वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स पर बढ़ जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में कॉस्ट धीमे धीमे कम हो जाती है और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। यानी इसे हम कह सकते हैं कि ये कॉस्ट एडवांटेज है जो कि एक कंट्री को मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने पे, जब वो एफिशिएंट हो जाती है। दूसरा है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, उनमें कुछ वेरिएशन होना। वेरिएशन कलर के आधार पर, ड्यूरेबिलिटी के आधार पर, ब्रांड के आधार पर हो सकता है। यहाँ आप ब्रांड रिकग्निशन को देख सकते हैं कि एक तरीके के प्रोडक्ट्स में, फॉर एग्जाम्पल फ़ोन ही है, इसमें कई सारे ब्रांड्स हैं, जैसे एप्पल है, सैमसंग है। ये जो सिमिलर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन किसी न किसी तरह से ये एक दूसरे से डिफरेंट है, कलर के आधार पर, ब्रांड्स के आधार पर। तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होना चाहिए, यानी कि आपका प्रोडक्ट कुछ अलग तरीके का होना चाहिए जो सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स हैं उनसे। तीसरा है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जो फर्स्ट टाइम कोई कंट्री लेकर के आई हो। यहाँ पर स्किमिंग द प्राइस का आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। फर्स्ट टाइम एक प्रोडक्ट जब कोई कंट्री इंट्रोड्यूस करती है जो कहीं कभी पहले इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, यहाँ उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। यानी किसी ने उस प्रोडक्ट को नहीं इंट्रोड्यूस किया तो सबसे ज़्यादा इसी के प्रोडक्ट्स को सेल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सैमसंग का जो फोल्डिंग फ़ोन है, अब सैमसंग पहली कंपनी है जिसने फोल्डिंग फ़ोन को इंट्रोड्यूस किया है, तो ज़्यादा प्रॉफिट इसको इसमें होगा क्योंकि कोई और ऐसी कंपनी नहीं है जिसने फोल्डिंग फ़ोन बनाया है। 3 तरीके के अगर फैक्टर्स अवेलेबल हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या फिर फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ये तीनों या इनमें से कोई भी फैक्टर्स अगर अवेलेबल हैं तो एक कंट्री एक्सपोर्टर बन सकती है। तो ये आपको न्यू ट्रेड थ्योरी में बताया गया। लास्ट थियोरी है मॉडर्न थियोरीज में नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी। इसे माइकल पोर्टर ने दिया है 1990 में। इसे नेशनल एडवांटेज ट्रेड थियोरी के नाम से भी जाना जाता है। अब पोर्टर ने कुछ फैक्टर्स के बारे में समझने की कोशिश की है जिन्हें पोर्टर्स डायमंड के नाम से जाना जाता है। थियोरी में पोर्टर ने क्या बताया है कि जो फैक्टर्स अवेलेबल हैं एक नेशन के पास, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया के एग्जाम्पल लें तो इंडिया में लेबर बहुत ज़्यादा है, तो इंडिया को लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करके प्रोडक्शन करना चाहिए। ये क्या होगा, इससे इंडिया को एडवांटेज मिलता है। तो पोर्टर ने यहाँ पे 4 तरीके के एट्रीब्यूट्स या 4 तरीके के फैक्टर्स की बात की है। तो जो ये फैक्टर्स होंगे ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं एक कंट्री को।
तो एक कंट्री को उन गुड्स का एक्सपोर्ट करना चाहिए जिस गुड में जो ये डायमंड हैं, जिन 4 एट्रीब्यूट्स की बात की जा रही है, जिन्हें हम पोर्टेड डायमंड कहते हैं, ये डायमंड सबसे ज़्यादा फेवरेबल हैं। अब ये 4 डायमंड कौन कौन से हैं इसे हम देख लेते हैं। सबसे पहला है फैक्टर कंडीशंस। फैक्टर कंडीशंस का मतलब है कि किसी कंट्री में किस तरीके के फैक्टर्स अवेलेबल हैं। आपके फैक्टर कंडीशंस क्या है, लोकली किस तरीके की फैक्टर्स अवेलेबल हैं। हमने इंडिया का एग्जांपल लिया कि इंडिया में लेबर बहुत ज़्यादा है, तो इंडिया को क्या करना चाहिए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करना चाहिए। अब इसके अलावा अगर हम यूएस का एग्जांपल ले तो यूएस में कैपिटल बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, तो वहाँ की फैक्टर कंडीशंस इस तरीके की हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए जो कि जहाँ पर फैक्टर कंडीशंस जिन प्रोडक्ट्स में आपकी फेवरेबल हो। दूसरा है डिमांड कंडीशंस। अदर कंट्रीज़ में जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, जिसे आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उसकी डिमांड कितनी ज़्यादा है, कितने ज़्यादा कंज्यूमर्स हैं जो उसकी डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उस अनुसार ही एक कंट्री अपने यहाँ इनोवेशन करती है प्रोडक्ट्स में। तो डिमांड कंडीशंस को चेक किया जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी। किस तरीके की आपकी जो प्रोडक्ट है उसको बनाने की किस तरीके की स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो किस तरीके का स्ट्रक्चर है आपके यहाँ। नेक्स्ट है राइवलरी, यानी कॉम्पिटिटर्स किस तरीके के प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटर्स किस तरीके के चेंजेस ला रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आप भी अपने प्रोडक्ट में उस तरीके के चेंजेस ले आएँ और अकॉर्डिंगली एक्सपोर्ट करें। लास्ट है रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री। रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ का मतलब है कि ऐसी अलग अलग इंडस्ट्रीज़, फॉर एग्जाम्पल सप्लायर्स हैं, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है उनके सप्लायर्स फेवर में हैं कि नहीं हैं। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो कितनी फेवरेबल हैं, चाहे आप जिस कंट्री में प्रोडक्ट बना रहे हैं वहाँ, चाहे आप जहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको यूएस में किसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है तो वहाँ जो कंडीशंस है काफ़ी टफ हैं, तो उस अकॉर्डिंगली ही आप प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोर्टर्स डायमंड आपको दिया गया है, यानी 4 तरीके के एट्रीब्यूट पोर्टर डायमंड्स में बताए गए हैं। फैक्टर कंडीशन, डिमांड कंडीशन, स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, राइवलरी और रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज। जिस भी प्रोडक्ट के मामले में ये डायमंड सबसे ज़्यादा मोस्ट फेवरेबल है, उन्हीं प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हमने मॉडर्न थियरीज़ को देखा जिसमें 4 तरीके की थियरीज़ हैं। थैंक यू।